10,000 नहीं 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 10,000 नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल भी 10,000। मारे से पहले यहाँ क्या था, लड़ाई चौधर की होती, मतलब जो एक कैंडिडेट लड़ा था वो कहता चौधर कहाँ आवागी, रोहतक में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, भिवानी में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, सिरसा में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, हिसार में आवागी। लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे, और खाद पर्याप्त है, लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है। मतलब किसान सब जगह से मजबूत हो, केवल गेहूं दान से नहीं। पहले क्या था कि इस चीज को माफ कर दो, उस चीज को माफ कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली में सुधार के साथ साथ एक और भी काम किया, उन्होंने कहा कि माफ किसी का कुछ नहीं करेंगे, आपने जो बिजली फूक रखी उसके तो पैसे दोगे। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के प्रेम प्लाजा से देख पा रहे हैं, जहां पर कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो आज करनाल पहुंचे हैं और 7 साल 7 कमाल कार्यक्रम को लेकर यहां पर कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। कंवरपाल गुर्जर, ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं। अभी जो जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा है, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं और इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, मेयर रेणुबाला गुप्ता, वो सभी उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, इन्हें आप शेयर करते रहें। हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये तय किया कि हम सरकार ने 7 साल में जो काम किए उनको जनता के पास भी लेकर के जाएंगे, और हमारा जो कार्यकर्ता है वो सरकार में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर भी अपने अपने क्षेत्र की बात कहेगा, अपने क्षेत्र में हुए कामों के लिए धन्यवाद करेगा। उसी क्रम में राज्य के हमारे मंत्रीगण, उनकी पत्रकार वार्ताएं हमने तय की हैं। उस सिलसिले में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी हम सब में से सबके परिचित हैं, निरंतर उनका आना जाना रहता है। आज करनाल में मीडिया के मित्रों से रूबरू होने के लिए, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए, 7 साल में 7 कमाल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने किए हैं, थोड़ा पीछा कर दो, उनका विवरण देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक महोदय, हमारी मेयर महोदया, स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी स्वागत। और मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा कि मंत्री जी के स्वागत में 2 वाक्य आप भी कहें और उसके बाद मंत्री जी आप सबसे रूबरू होंगे। स्वागत वाला क्या काम है? जिले में पधारें जी। आज की इस 7 साल 7 कमाल की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री कंवरपाल सिंह गुर्जर जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय भाई वीरेंद्र चौहान जी, हमारे इंद्री से विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, हमारे शहर की महापौर आदरणीय भाई रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे नीलोखेड़ी से पूर्व विधायक आदरणीय भाई भगवान दास कबीरपंथी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय बटला जी, मेरे साथी जिला में महामंत्री सुनील गोयल जी, राघवीर शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी व सभी प्रेस के मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहाँ आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को चलाएं। माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, मेयर मैडम, पार्टी के अंदर सभी पदाधिकारीगण और हमारे
प्रवक्ता भट्ट साहब और सभी पत्रकार भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हमारे 7 साल पूरे होने वाले हैं। और जब सरकार, जनता ने हमें सरकार सौंपी, तब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम आपको हिसाब देंगे, टाइम टाइम पे आपको हिसाब देंगे। तो आज में 7 साल लगे। वैसे तो जब 600 दिन थे तब भी हमने हिसाब दिया, 700 दिन हुए तब भी हिसाब दिया, और आज 7 साल होने पे भी हम हिसाब देने के लिए आपके बीच में आए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो एक परिवर्तन है हरियाणा में, कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हरियाणा में एक अविश्वास था इस प्रकार का कि किसी को भी जो रोजगार मिलेगा वो योग्यता के आधार पर नहीं मिलेगा। उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको सिफारिश से मिलेगा, उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको पैसे के दम पे मिलेगा, लेकिन उसको उसकी काबिलियत से रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमने कायम किया हरियाणा की जनता के बीच में, हरियाणा के युवा के बीच में, कि आपको अगर रोजगार मिलेगा, आपको कोई नौकरी मिलेगी तो वो आपको पैसे से या सिफारिश से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको काबिलियत के आधार पर मिलेगी, अगर आप में काबिलियत है तो। दूसरा एक अविश्वास था डेवलपमेंट का। मतलब लोगों के मन में था कि डेवलपमेंट का मतलब है तो जहाँ सरकार का प्रतिनिधि है वहाँ तो डेवलपमेंट होगी, और वहाँ भी उसकी डेवलपमेंट होगी जो मुख्यमंत्री के नज़दीक का आदमी है। पिछले टाइम में ही रहा है। और आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी उससे पहले पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा थी कि डेवलपमेंट तो कहीं 1-2 जगह जहाँ है वहीं होगी डेवलपमेंट, बाकी जगह डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमारी सरकार बनी कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया कि कहीं विकास नहीं होगा। अगर हमारा विधायक नहीं भी चुन के आया तो हमने कहा कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उस जनता का भी विकास का काम हम वहाँ भी करेंगे। और आज 7 साल लगे और आपके सामने है कि आज कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कहने वाला कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की गड़बड़ की है कि भाई करनाल का तो विकास करा दिया या इस साइड का विकास करा दिया, हमारा विकास नहीं किया। तो आज सारा हरियाणा ये मानता है कि हरियाणा मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सबके लिए काम करें। इसी प्रकार से जो किसान की बात है, किसान के लिए जो काम किया, अब जिस प्रकार से फसलों की खरीद की बात थी, और 2 फसलें हैं, गेहूँ और धान है, उसको तो सारी सरकारें खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन उसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया। ऐसा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सरकार ने किया नहीं जिस प्रकार का हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके साथ साथ सुधारों की जो शुरुआत की, बिजली की बात थी, जब पहली सरकार बनी तो पहली सरकार ये बात कह के आई थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं किया। जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसके लिए करना है कि मेरा गाँव जगमग गाँव, एक योजना चलाई, और उसमें हमने शुरुआत की कि बिजली के मीटर बाहर निकलेंगे, तारे बदलेंगे, ट्रांसफार्मर बदलेंगे। और आज आपके सामने है कि 5200 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और अब एक ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड ये भी है देश का कि आपको पैसा सेंटर से उनको मिलेगा जो सही काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि इस चीज़ को माफ़ कर दो, उस चीज़ को माफ़ कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली में सुधार के साथ साथ एक और भी काम किया। उन्होंने कहा कि भाई माफ़ किसी का कुछ नहीं करेंगे, आपने जो बिजली फूंक रखी उसके तो पैसे दोगे। लोगों ने कहा ठीक है। उसने कहा जितना सरचार्ज है, जो फाइन है, वो सारा माफ़ कर देंगे, लेकिन आप केवल जो खर्च कर रखा आप वो दो, ताकि लोगों में आदत बढ़नी चाहिए। बिल पे करो, बिल पे करना शुरू कर दिया। चोरी बंद करो, चोरी करना बंद कर दिया लोगों ने। इसी के साथ इसी प्रकार से कोऑपरेटिव का, दूसरे बैंकों का पैसा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम कर्जा सारा माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन हम जितने भी आपके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, जितने भी जुर्माने लगे हुए हैं, जितने भी आपके पास ब्याज लगा है, वो सारा ब्याज छोड़ देंगे, सारी पेनल्टी छोड़ देंगे, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। आपने जो पैसा ले रखा वो तो दो। किसानों ने भी उसको स्वीकार किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक कोई सरकार भी किसानों के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकी। हमने 1000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का माफ़ कर दिया। हमने उन बैंकों को भी ठीक रूप से चलाया, वो भी ठीक रूप से चल रहे, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के बैंक है। अगर कोऑपरेटिव बैंक खराब होगा तो जनता के लिए समस्या होगी। हमने वो भी ठीक किया और साथ साथ में हमने किसान का भी बहुत बड़ा लाभ किया। दोस्तों, हमने जो किसान को राशि दी जाती थी, मारे से पहले 6000 रुपये दी जाती थी। आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर किसान की फसल खराब होगी
तो उसको 8,000 दिए जा रहे। लेकिन हम एक ऐसे प्रदेश हैं जो किसान को 12,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और पहले हमारे से पहले अगर आपकी 50% फसल नष्ट होती थी तब मानते थे कि खराबा हो गया, उसको खराबा शब्द प्रयोग करा, खराबा हो गया, अब उसको उसकी मदद करने की जरूरत है। लेकिन हमने उसको घटा के 33% कर दिया। भाइयों, इसी प्रकार से हमने फसल बीमा योजना चलाई। हालांकि जो हमारे विपक्ष में उन्होंने उसका बड़ी आलोचना की। केवल 2.5% देना पड़ेगा और हमने उसका बीमा कराया 40,000 का। अगर आपकी गेहूं या धान नष्ट हो गया तो आपको 350-400 रुपये देने और उसके बाद 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपकी सब्जी है तो 30,000 आपको मिलेंगे। बड़ा शोर आपने सुना भी होगा विपक्ष का कि भी हमने कंपनियों के लिए कर दिया। हमने कंपनियों को, जो किसान ने कंपनी को दिया वो 900 करोड़ रुपए है और जो किसान को मौदा मिला वो 2900 करोड़ रुपए है। आप कहोगे बीच का गैप सरकार ने दिया, उसके बावजूद भी कंपनियों को 200 करोड़ का घाटा पड़ा उसमें। लेकिन ठीक है, वो जब काम करते हैं कहीं घाटा भी पड़ता है कहीं नफा भी होता है, लेकिन किसान को उससे लाभ हो। इसी प्रकार से हमने एक विविधीकरण होना चाहिए फसल, हमने उसके लिए प्रयास किया कि भाई बाग लगना चाहिए। और हमने एक टारगेट रखा कि हम अपने कार्यकाल में 3 गुना जो है वो जो बागवानी जो है वो 3 गुना करेंगे। आपके यहाँ करनाल में यूनिवर्सिटी बनी और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ऐसे ही पशुपालन के लिए, मतलब किसान सब जगह से मजबूत हो, केवल गेहूं दान से नहीं, वो और जगह भी, क्योंकि पशुधन मेन है। हरियाणा में दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है और पशुओं के प्रति बड़ा लगाव भी है। तो उसके लिए भी सरकार ने पिछले 7 साल में 53,300 पशुपालक जो हैं उनको 733 करोड़ रुपए देने का काम सरकार ने किया। तो इस प्रकार से सारे, और इसी प्रकार से फसलों का भुगतान की बात थी। सरकार ने निर्णय लिया कि जब भी किसान फसल डाल देगा तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर उसको पेमेंट करके देंगे और हमने वो पेमेंट शुरू कर दी। अगर पेमेंट नहीं होगी तो हम उस पर ब्याज देंगे, और ब्याज देना हमने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से गन्ने के रेट की बात है। अब हरियाणा का रेट शुरू से गन्ने का सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब की बार कई जगह स्टेटों में चुनाव है, उन्होंने काफ़ी बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसके बावजूद भी आज भी हमारा रेट 362 है और 362 आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा है। हमारी जो फूल है, जो फल है, जो सब्जियां हैं वो ठीक तरीके से बिक सके, इसके लिए गन्नौर में हमने मंडी बनाने का काम किया और 7,000 करोड़ रुपया हम उस पर खर्च करने लग रहे। इसी प्रकार से पिंजौर में हमने किया और इसी प्रकार से हमने जो हमारा सब्जी का काश्तकार था, जो हमारा फल का काश्तकार था, उसके लिए भावांतर भरपाई योजना आपने 7 साल पहले कई बार आपके अखबार में छपी होगी, आपके टीवी में दिखाया होगा कि टमाटर आप सड़कों के ऊपर डाल दिया, आलू सड़कों के ऊपर डाल दिया। लेकिन 7 साल में आपने कहीं एक घटना भी ऐसी नहीं है कि किसान ने आलू, गोभी या टमाटर सड़क के ऊपर डाल दिया हो। हमने उसका रेट निश्चित किया कि ये रेट है, अगर इससे कम आपका बिकता है तो आप जे फार्म कटवा लो, वो जे फार्म हमारे पास लेके आ जाओ और बीच का जो गैप है वो हम आपको देंगे, आपको नुकसान उठाने की जरूरत नहीं। और आज उसका आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा आपको मिलते हैं तो फिर आप ठीक है, आप ज़्यादा लो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी की बात आई, हरियाणा में पानी की कमी है तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया, टेल तक पानी पहुंचाने। प्रदेश में ऐसे स्थान भी हैं जहां 39 साल के बाद 39 साल के बाद हमारी सरकार में टेल तक पानी पहुंचा। लेकिन हम केवल बात करने वाले नहीं, हमने एक नारा दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत, और नारा दे के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से कहा कि जहां पानी बहुत नीचे है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां दान न लगाओ। लेकिन जो हमारी विपक्षी पार्टियां थी उसने उसकी बड़ी आलोचना करी, दूसरे कुछ लोगों ने, संगठन ने भी उसकी आलोचना करी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे अपील की और आपको जान के हैरानी होगी कि 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन पे जो खेती कर रहे थे उन किसानों ने वादा किया कि नहीं मुख्यमंत्री जी, आप हमारी भलाई के लिए बात करें और हमारे लिए अच्छी बात करें तो हम उसके लिए आपके साथ हैं। इसी की वजह डिप इरीगेशन की बात थी, हमने कहा कि डिप इरीगेशन का इस्तेमाल करो, पानी कम से कम लगे ताकि पूरा हरियाणा का कोई ज़मीन भी ऐसी ना हो, 1 एकड़ ज़मीन भी ऐसी ना हो जिसमें पानी ना लगे। हमने कहा 80% पैसा हम देंगे, आप डिप इरीगेशन शुरू करो और आप उसके लिए काम करो तो पैसा हम देंगे, लेकिन ये पानी बचाओ तो आपका पानी बचना चाहिए। इसी प्रकार गाँव में आप तालाब देख रहे थे,
आपने उसका देखा कि तालाबों में जिस प्रकार से पानी खड़ा था, और बहुत बड़ी दिक्कत उससे थी, गांव में बीमारियां भी फैल रही थी और पानी भी खराब जा रहा था। खोलने का काम किया, और कोई भी आदमी वहां जाने की बजाय वो अपने गांव में ही वहीं चेक करा सकता है और उस योजना का लाभ ले सकता है। इसी प्रकार नौकरियों की बात है। अब जब भी नौकरी थी तो उस टाइम फार्म भरने के लिए सबको जाना पड़ता था, लेकिन हमने एक ऐसा पोर्टल कर दिया, आप उस पर रजिस्टर्ड कराओ और उस लेवल की नौकरी जो भी निकलेगी आपको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं, उस योग्यता की नौकरी है तो आप उसमें कभी जा सकते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जब किसी को भी काम होता था गाँव में से गाड़ी लेके जाते थे, माने मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी मिलते थे या नहीं मिलते थे, परेशान होकर आते थे। लेकिन अभी सरकार ने, जब सरकार बढ़ी तो सरकार ने एक सीएम विंडो चलाई, और सीएम विंडो ने कहा कि आप यहीं से एप्लीकेशन डाल दो, मुख्यमंत्री की वेट नहीं करने की जरूरत आपको होगी, मुख्यमंत्री जी मीटिंग में बैठे, आप यहीं से डालो, मुख्यमंत्री उसको चेक करेगा। और अभी तक 7 लाख लोगों ने सीएम विंडो डाली, जिसका निपटान करने का काम सरकार, डाली तो ज़्यादा लेकिन 7 लाख ऐसी है जिनको हमने निपटाने का काम किया। और अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाद में बैठ के मिनटों के हिसाब लगा के देख लेना कि कितने मिनट में बैठता है। अगर एक मुख्यमंत्री सारा दिन एप्लीकेशन ले तो मेरा ख्याल है 7 लाख एप्लीकेशन ही ले सका था, लेकिन इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने काम करने का काम किया। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात की कि कर्मचारी के हिसाब से करेंगे। मेरे याद है जब मैं विधायक था तो मैं ये बात कहता था, तो जो उस टाइम सत्ता के लोग थे वो मेरे से कहते थे, कंवरपाल किस प्रकार की बातें करता है, अगर ये हमने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, सिस्टम में कर दिया, इसकी पॉलिसी बना दी तो फिर हमारे पास कौन आएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले हमारे से पहले यहाँ क्या था, लड़ाई चौधर की होती, मतलब जो एक कैंडिडेट लड़ा था वो कहता चौधर कहाँ आवागी, रोहतक में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, भिवानी में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, सिरसा में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, हिसार में आवागी। लेकिन 7 साल में चौधर गायब होगी, चौधर की बात करने वाला कोई नहीं। आज अगर सरकार है तो सरकार की ड्यूटी है सेवा करना, हम सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो शब्द थे जिस प्रकार के, वो सारे के सारे आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज है समाप्त होते जा रहे। अंत्योदय के लिए काम करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार का काम किया, आज नौकरियों में सरकार ने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी मिली नहीं है, हम 5 नंबर उसको फालतू देंगे ताकि उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। सरकार ने पहले जब तो जो थी गरीबी रेखा वो थी 1,20,000, सरकार ने बढ़ाया 1,80,000 कर दी कि 1,80,000। और अब सरकार ने योजना बनाई कि जिन लोगों की आमदन 50,000 से कम है, हमारा टारगेट ये है कि आने वाले साल में हमने उनको 1,80,000 तक लेके जाना। अब हमने फैमिली आईडी बना दी और फैमिली आईडी में सारा कुछ कर दिया। अब उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, जिसकी भी आमदन 1,80,000 से कम है, चाहे उसको नौकरी देने की बात है, चाहे उसके कहीं बच्चे स्कूल में पढ़ाने की बात है, चाहे उसको अंत्योदय की ना इसका आयुष्मान की बात है, हम उसके इलाज कराने की बात है, उसका मकान बनाने की बात है, तो सरकार ने एक निश्चित कर दिया कि हमारी प्राथमिकता जो है उसके लिए, जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। कोरोना काल में आपने देखा जिस प्रकार सरकार ने काम किया और जिस प्रकार से उसको कंट्रोल किया आपके सामने। हालांकि जो शोर मचाने वाले थे उन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन आपके सामने जिस प्रकार से कंट्रोल किया। और अगर कोई भी गरीब व्यक्ति दाखिल होया तो उसको 7,000 देने का काम किया। और दुर्भाग्य से अगर कहीं इस प्रकार की घटना आई कि किसी की मृत्यु होगी तो उसको भी 2 लाख देने का काम किया। विवाह सगन योजना जो है वो हमने जो 51,000 थी उसको बढ़ा के 71,000 करने का काम किया। गरीब की मकान की मरम्मत है उसके लिए भी हमने 80,000 देने का काम किया। और अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी हमने सुपर 100 के नाम से एक योजना शुरू करी है अभी कुछ सालों से। पिछली बार हमारे 23 बच्चे जो थे वो IIT में उनका एडमिशन आया था और वो 23 बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। अब की बार हमारे 26 बच्चों का IIT में एडमिशन हुआ। आप पत्रकार हैं, मेरा ख्याल है समाज में सबसे ज़्यादा जागरूक लोग आप हैं, क्योंकि आप हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जितनी नॉलेज आपको होती है शायद इतनी आम आदमी किसी में होती नहीं है। तो आप स्वयं इसकी जानकारी ले सकेंगे हमारे से पहले कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में से IIT में जिनका एडमिशन हुआ हो। लेकिन आज उनकी कोचिंग की व्यवस्था हमने की और आज आपके सामने है कि ऐसे 26 बच्चे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ और वो इतने गरीब हैं कि अति गरीब हैं। मेरे ख्याल से उनमें से जो सबसे समृद्ध लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़ जमीन है।
नहीं तो ज़्यादातर ऐसे हैं जो खेत मजदूर हैं या किसी की कोई रिक्शा चलाता है या कोई जुत्ती तक गांठने का काम करता है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि वो IIT इंजीनियर नहीं बनेंगे, शायद कल IAS और IPS भी वो बनेंगे। हम उनकी प्रतिभा को निखार के लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा केवल उनके लिए नहीं, उनकी प्रतिभा देश के लिए। तो इसका काम करने का हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही उसका लाभ जो है वो सारे के सारे समाज को रहा। खेल नीति जिस प्रकार से हमने बनाई और जिस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है और उसके परिणाम भी आज खेल नीति के आपके सामने आने लग रहे और आप देख भी रहे। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में पहले हमारा जो सम्मान था, हमारी जो पहचान थी वो खेती थी। हरियाणा का आदमी कहीं जाएगा तो उसका था कि खेती करने वाले लोग हैं। उसके बाद हमारे नौजवान बच्चों ने हमारी पहचान बनाई खेल में और बन गई कि भाई कुश्ती के बड़े माहिर हैं ये। अब तो दूसरे और खेल हैं उनमें माहिर बन गए। लेकिन अब की बार 58 जो हैं वो हमारे बच्चे सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए। तो हम केवल उसके माहिर नहीं, हम इसके भी माहिर है। सिविल सेवा में भी हम जाने वाले माहिर हैं हमारा, हम सर्वांगीण विकास पे। और जो अभी मैंने IIT की बात की वो भी सारे के सारी बात मैंने आपके सामने रखी। तो ये सारा का सारा, और हमने उसके लिए प्रयास भी किया। मेरे याद है अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी तो बात ये आई कि जो बच्चे ओलंपिक में जा रहे हैं उनको 5 लाख रुपए सरकार दे, बाद में 5 लाख वापस ले लेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री लेके कहने वापस क्यों ले लेंगे, दे ही दो ना, वो अपने पूरे खुले मन से तैयारी कर लेंगे। और अगर सरकार ने ये किया तो उन्होंने पूरे देश में हमारा जो नाम रोशन करने का काम किया वो अपने आप में एक ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। जहाँ तक पेंशन की बात है आपके सामने है कि जहाँ उनके कांग्रेस की सरकार में 1000 पेंशन थी, आज 2500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। और हमने उसका ही सिस्टम बना दिया, रोज़ रोज़ कहने की जरूरत नहीं। हमने कह दिया कि इसमें 250 रुपये हम बढ़ाते रहेंगे और वो 250 रुपये बढ़ते जा रहे। ये तो कई टाइप की अलग अलग हैं। तो मैं आपके सामने है कि जिस प्रकार से सरकार ने काम किया वो सारा आपके सामने है। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आप हर बार सुनते थे कि बड़ी भारी गड़बड़ उसमें होती है। आज जिस प्रकार से कंप्यूटरकरण उसका कर दिया तो अभी मेरे पास कंप्यूटर वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले आ रहे तो वो मेरे से ये कह रहे थे कि ये पंखा चलाना ये हमारा नुकसान कर देते। अब तो उसमें भी उनको चिंता होती है कि पंखे की वजह से भी उनका नुकसान न हो, ताकि ठीक ठीक सुनना चाहिए। तो ऐसे सारे के सारे काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कोई उस पर गौरव की बात नहीं, क्योंकि गलती हमने सबसे बड़ी कर रखी थी। लेकिन गलती को सुधारने में जो काम सरकार का भी प्रयास है, मैं आपका भी समाज का भी मानता हूँ, तो आपने भी और समाज ने भी मिलकर जो काम किया वो लाजवाब। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा आज बड़े स्टेटों में नंबर 1 है। हमारी 2,26,644 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो आज हम जितने भी बड़े स्टेट हैं उनमें सब में हम नंबर 1 है। और आज सबसे अच्छा काम जो है हरियाणा में रहा। और भाइयों आपके सामने अब तो काफ़ी पुरानी बात होगी KMP की, अब मैं आपको कहूँगा तो आप कहोगे बहुत दिन बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 10 साल तक चलता रहा। 10 साल तक काम नहीं आया, जब हमारी सरकार आई तब बढ़े। इसी प्रकार से जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए जो राशि थी वो 20 लाख थी, हमने उसको 20 लाख को बढ़ा के 50 लाख कर दिया। और इसी प्रकार से एस ग्रेसिया में उनको नौकरी देने की बात थी। तो मेरे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं पर लेकिन लगभग 300 के करीब ऐसे हैं, 289 शायद हैं एग्जैक्ट। तो इतने लोगों को हमने एस ग्रेसिया में उनको नौकरी देने का काम किया। हमने पहला एयरपोर्ट है SR में एयरपोर्ट बनाने का काम किया। इसके साथ और भी बहुत से काम सरकार ने अपने इस कार्यकाल में करने का काम किया। तो मुझे इस बात का गौरव है कि हमें एक ऐसे सुलझे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने देश के लिए प्रदेश के लिए जो काम किए वो अपने आप में लाजवाब हैं। हमने किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, चाहे ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस है जहां हमारा 14वां स्थान था, आज हम उत्तरी भारत में पहले स्थान पे। यानी कि हमने सबके लिए, सर्वांगीण विकास तब होगा जब सबके लिए काम होगा। तो काम करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो मुझे इस पे बहुत खुशी है। और मैं आप सब लोग आए तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद। आपने एक मिनट नारायण जी, एक मिनट, एक क्षण। प्रिंट के मित्र भी बैठे होंगे कुछ ना, वो दे देंगे। तो
उनको भी अवसर देना चाहिए, मुझे लगता है। सरकार के साथ कमाल गिनवा दिए, करनाल में भी कुछ कमाल हुए हैं, जो बेफिजूल पैसा जो है खर्च हुआ है वो कमाल भी गिनवाएंगे। शौचालय है वो बंद पड़े हैं, 15 लाख की दीवार खड़ी कर दी जाती है, एक एक करके कृपा करके। मंत्री जी निजी स्कूलों की तर्ज पर मॉडल संस्कृति स्कूलों को खोला गया, लेकिन अभी तक अभिभावकों के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो व्यवस्था टीचरों की होनी चाहिए थी, अध्यापकों की, वो ही नहीं हो पाई, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो उनका रुख यानी दूसरी तरफ। आपका धन्यवाद है। ये दोनों ही पॉइंट छूट गए थे मेरे से, मेरे डिपार्टमेंट के दोनों ने तो चाहे कॉलेज खोलने की बात है, हमने एक योजना बनाई कि हम 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज देंगे। कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। हमने 67 कॉलेज खोले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने 10 साल में 30 कॉलेज खोले। तो ये काम किया। दूसरा, आपने भी जो प्रश्न किया कि आपने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। हमारे से पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल जो थे प्रदेश में खुले थे, लेकिन हमने 114 खोले। मैं ये नहीं कह रहा कि 114 खोलने के बाद तुरंत सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में 1 साल में सारा का सारा जो टीचर हैं, जो सारी उसकी जरूरतें हैं, वो सारी की सारी पूरी करेंगे। और अब की बार हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े इसकी वजह से, तो हमारे पास संख्या बढ़ रही है और निश्चित तौर से उसका। मंत्री जी, पेट्रोल डीजल के दाम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा था कि टमाटर सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार टमाटर बिक रहे हैं। नहीं, देखिए, टमाटर के बारे में कोई भी सरकार नहीं घोषणा कर सकती है किस रेट पे होगा। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। टमाटर उत्तर तो देने दीजिए ना, प्रश्न करने के बाद उत्तर का उनका अधिकार, उसका उपयोग। टमाटर का रेट कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार वो 2 रुपये किलो भी होता है, कई बार वो 100 रुपये किलो भी होता है। जैसी डिमांड होती है, जितना उत्पादन होता है उसका होता है। और जहाँ तक आपने पेट्रोल की बात कही, तो अगर पिछली सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में भी रेट बढ़े हैं, तो हमारी सरकार के रेट में, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट ले लें और आप ये भी रेट ले लें, तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि हमारा उसके बावजूद। और जहाँ तक पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट अब सरकार नहीं बढ़ाती, उसके लिए एक संस्था बना दी, और वो संस्था कांग्रेस के टाइम में बन गई थी। जिसने निर्णय लेना था उसका बढ़ाना और घटाने का फैसला उसने लेना था, वो कांग्रेस के टाइम में बनी, हमारे टाइम में नहीं बनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनी, मैं उसके समर्थन में उस टाइम भी था कि ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो इसका निर्णय लेती है, सरकार उसका निर्णय। सर, आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिनवाई, बहुत अच्छी बात है। कम से कम खाद तो क्या इस बात पे सहमति हो सकती है कि एक समय में एक व्यक्ति बोले, प्रश्न भी नहीं आता। कम से कम अभी भाई साहब ने पूछा कि खाद तो उपलब्ध करा दो। मैं दावे के साथ कह रहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल ब्लैक होती थी। ये पहली बार है जब महसूस किया गया कि खाद की थोड़ी सी कमी है। लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं, जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे। और खाद पर्याप्त है, लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है, इसलिए व्यक्ति बार बार सोचता है कि भाई मैं जल्दी ले लूं। हालांकि उसने चाहे गेहूं तो 15 दिन बाद बोनी, लेकिन उसका डाई रख के लेके पहले रख लूं ताकि कहीं बाई दबे कम ना हो जाए। इस प्रकार से जल्दबाजी है, लेकिन खाद की कांग्रेस की सरकार को गए 7 साल हो चुके हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल ही कांग्रेस की सरकार गई है। 7 साल से आप सत्ता में है। हर चीज से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, मैं 7 साल के बाद नहीं, मैं उनकी देखो, उनका जिक्र तो करना पड़ेगा ना, जिन्होंने इतने लंबे टाइम। 7 साल में खड्डे तो भरे होंगे आपने। नहीं, हमने खड्डे नहीं भर दिए। हमने जो कुछ बताया आपसे, हमने सारा कुछ कर दिया। लेकिन मैं जब कांग्रेस प्रश्न करती है तो मुझे उसकी बात भी तो करनी पड़ेगी उसके टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसके टाइम में ब्लैक हुई थी मैं ब्लैक करवाऊंगा, मेरे टाइम में ब्लैक नहीं होगी। मैं चीज उपलब्ध कराऊंगा, मेरी ड्यूटी। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। अर्बन एरिया से मैं आता हूँ। अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। क्या इससे भविष्य में आपका नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान क्यों होगा? हमारा टारगेट है। आपने अगर मेरा शिक्षा मंत्री बनने के बाद कुछ दिन के बाद अगर बयान पड़ा होगा, तो जब आपने पूछा था तो मैंने कहा कि आप कैसे मानते हैं, तो मैंने उससे कहा था कि इस टाइम 40% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 60% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं अपने आप को सफलता मानूंगा अगर 50% बच्चे सरकारी स्कूल में और 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल में हो। अगर मैं 10% बढ़ाने में सफल रहा तो मैं मानूंगा कि मेरा कार्यकाल सफल है, और अगर मैं उसमें सफल नहीं होता तो फिर मैं
सर सुपर 100 की आपने बात की सीएम विंडो की बात की आपने, सीएम विंडो तीसरे नंबर पर खिसक गया है। और दूसरा एक मेरा सवाल है, रोजगार अगर काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, एक तरफ बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद ट्यूशन लगाता है, उसके बाद कोचिंग लेने दिल्ली जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वही बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो एग्जाम क्लियर कैसे करेगा? उसके लिए क्यों नहीं सुझाव किया गया सर? नहीं, देखिए, जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली जी, ये पहली बार हम नहीं किया ना जी, क्योंकि जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली तो निश्चित तौर से वो पीछे रह गया। जी, तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया, जी, हमने किया। तो बारह से पहले अरे जहाँ आप कह रहे हैं ये देखो सारी चीज़ों में नहीं हम कर सकते कंट्रोल के, सारा कोड कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा उसके नंबर काटने शुरू कर दें, ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो गरीब आदमी था उसके लिए व्यवस्था की है और उसको मौका दिया। और वैसे अभी आपको मैंने IIT की बात कही तो हमने निश्चित तौर से उसके लिए प्रयास किया। जो बच्चा 80% से ज़्यादा नंबर लिया था हमने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया, उनका टेस्ट लिया, हमें जो लगा कि जो बच्चे इनमें ज़्यादा प्रतिभावान है उनको हमने कोचिंग कराने का काम किया और उसी का परिणाम है कि 26 बच्चे IIT में आ गए। पिछली सरकारों में 70 साल से नौकरी दी जाती थी, मास्टर पैसे लिया करते थे, पहले आप फ्री नौकरी दी जा रही है, जैसा नुकसान नहीं है आपका? देश का लाभ मारा गया इलाहाबाद टाइट लग रहा है सर, क्या? नहीं, ये देखिए, नहीं नुकसान नहीं। जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो सेवा करने के लिए चुना जाता है, डाके मारने के लिए नहीं चुना जाता। अब पहले कुछ लोगों ने ऐसा फैसला कर लिया था कि अगर चुन लिया तो अब सारा कुछ गड़बड़। लेकिन वर्तमान सरकार, जो मैंने चौधरी की बात आपसे पहले की, आज चौधरी की सरकार नहीं, आज सेवा की सरकार है। मनोहर लाल जी की सरकार जो है सेवा की सरकार है। और जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से पिता का भाव अपने बच्चों के प्रति होता है, सरकार का भी भाव पूरे प्रदेश के बच्चों के प्रति वैसे ही होना चाहिए और वैसे ही भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और हमारी सरकार का। कंवरपाल जी, 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रास्ता साफ कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने टेंट हटा लिए, कहा कि रास्ता देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, टेंट धो के वापस लगा देंगे। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, सरकार उसके लिए काम कर रही है और निश्चित तौर से रास्ता खुलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा भी कोर्ट का आदेश है उसका निश्चित तौर से पालन किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने लगाए हुए रखे उनको भी इस बात को विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले तो हर उपचुनाव में बीजेपी के तमाम मंत्री नेता वहां पर जाते थे, लेकिन इलाहाबाद में बहुत कम बीजेपी मंत्री नेता जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ियों के शीशे न तोड़ दिए जाए। बहुत कम जा रहे हैं। इलाहाबाद का इलेक्शन टाइट चल रहा है। तो अगर वो शीशे तोड़ देंगे तो फिर ये बात आपको बार बार कहनी चाहिए ना। आप तो अपने उस पर बार बार उनका पक्ष ले रहे हैं। नहीं, पक्ष नहीं लगे, बता रहे हैं किस तरह की बात अब आप कह रहे हैं, गलत है वो तो बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर शीशे तोड़ता है तो क्या खतरनाक नहीं है? बिल्कुल गलत। क्या लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? क्या प्रदेश के लिए खतरनाक नहीं है? मैं दावे के साथ कह रहा कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, ये प्रदेश के लिए भी खतरनाक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं आएगी। पंजाब के हालत खराब होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ आतंकवाद आने के बाद इंडस्ट्री नहीं आई, और जो थी वो इस आंदोलन के बाद वहां से खिसकने लगी। तो क्या वैसे ही यहाँ भी बनाना चाहेंगे? अगर हरियाणा ने तरक्की करी तो इसलिए तरक्की करी कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए दुनिया भर की इंडस्ट्री हरियाणा में। तो हमने उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो इंडस्ट्री आएगी, उनसे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश संपन्न होगा। सर, क्या इस साल सुपर 100 की आपने बात की सर, कैसा माहौल है इलाहाबाद का? यहाँ करनाल में सेंटर है, वहाँ से हमने कवरेज भी की थी। वहाँ आप कंपटीशन तो छोड़िए, सिलेबस भी बच्चों का कंप्लीट नहीं हो रहा। जिस कंपनी को टेंडर दिया था वहाँ से टीचर ही नहीं आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सर 134, आप कह रहे हैं कि कल को IAS अधिकारी बनेंगे बच्चे। सर, सुपर 100 सेंटर है, 10 मिनट की दूरी पे आप वहाँ बच्चों से हम उसको चेक करा लेंगे। अगर आपकी ये बात है तो मैं उसका पता भी करा लूंगा। लेकिन हमारे 26 बच्चे अगर IIT में सिलेक्ट हुए इसका मतलब 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10,000 नहीं थे, बिल्कुल भी 10,000 IIT के लिए नहीं। देखिए, 10,000 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल थे। हमारे पास 10,000 बच्चे नहीं थे, हमारे पास तो 100 ही बच्चे थे। 100 ही बच्चों ने मंत्री जी मिड डे मील बंद है। नहीं, मिड डे मील कोई बन रही है, वो सूखा दे रहे हैं अभी बना के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, उसकी हम पेमेंट कराएंगे। सर बस एक
प्राइवेट स्कूल, आपने कहा था कि कोरोना काल के दौरान नहीं, हमने ट्यूशन फीस नहीं देगी, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में बख्श निर्णय दे दे सकते हैं। नहीं, कोर्ट में नहीं, मीडिया के सवाल तो रहेंगे। उसके बाद हमारा पहले ट्यूशन फीस का था, तो हमारी तो स्मार्ट स्केल में ला वो हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में हम गए दोबारा और हमने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में। हमारे साथ इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह का कार्यक्रम सरकार का चल रहा है 7 साल 7 कमाल, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिएगा, जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके 27 तारीख को सरकार के 7 साल हो जाएंगे और इस दौरान जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सारी सरकार ने जो है हरियाणा की बहुत अच्छे यहाँ पर काम किए हैं। जैसे नौकरी की बात है, पारदर्शिता से नौकरी का काम हो रहा है, ट्रांसफ़र जो है ऑनलाइन हो रहा है। अनाज की जहाँ तक बात है, किसानों के हित में भी काफ़ी कदम उठाए गए हैं उनके कल्याण के लिए। किसान का जो दाना जो है, चाहे गेहूँ की बात है, चाहे वो धान की बात है, उसका दाना खरीदने का गवर्नमेंट जो है पूरा ध्यान रख रही है। इसके अलावा देखिएगा, हरियाणा एक पहला प्रदेश है जहाँ पर 2 जगह जेरी और गेहूँ तो तकरीबन सारी गवर्नमेंट खरीदती है, सारी सरकारें खरीदती हैं और MSP भी खरीदती हैं। और हरियाणा प्रदेश एक सरकार है जिसने 9 फसलें और MSP पे खरीदने का काम किया। इस प्रकार से जो सरकार है जो बहुत ही हितकारी कल्याणकारी वो कदम उठा रही है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। जी, एक प्रतिक्रिया इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? देखिएगा, मैं भी कल वहाँ पर 2 दिन वहाँ पर लगा के आया हूँ। वहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट है बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ पर जीते।